सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्जाम शिक्षा को और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्जाम शिक्षा। आई होप ऑल यू फाइन गाइस। आज की जो क्लास होने वाली है वो है श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम जानते हैं श्वसन क्या होता है। मतलब शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण करने की जो क्रिया होती है वो श्वसन कहलाती है। और इस क्रिया में जितने भी अंग भाग ले रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, श्वसन तंत्र। यानी कि तंत्र का मतलब हो गया कि बहुत सारे अंगों से मिलकर ये क्रिया होगी, यानी कि श्वसन तंत्र हो गई। अब इसमें क्या क्या होता है, एक तो ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी। ठीक है, जब आप ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे तो ऊर्जा उत्पन्न होगी और ऊर्जा के साथ में शरीर में क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा। ऊष्मा जो है शरीर में दो क्रियाओं से होती है। एक तो ऑक्सीजन ग्रहण करने से, यानी कि सांस को ग्रहण करने से क्या बनेगी, ऊष्मा बनेगी। और दूसरी, जब हमारे शरीर में ब्लड चलता रहता है, यानी ब्लड जब दौड़ता है धमनी और शिराओं में, उससे भी हमारे शरीर में क्या होती है, ऊष्मा बनती रहती है। सांस नहीं लेंगे और अगर ब्लड का जो गति है वो रुक जाएगी तो हमारा शरीर कैसा पड़ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है, तो ऊष्मा भी ऑक्सीकरण क्रिया के माध्यम से ही होती है। फिर ये एक प्रकार की अपचायी क्रिया है, यानी कैटाबोलिक क्रिया है। कैटाबोलिक वो होता है जिसमें खंडों में टूटे, यानी कैटाबोलिक, और जब खंडों से आपस में जुड़े तो एनाबोलिक। तो अपचायी जो क्रिया है श्वसन की, श्वसन यानी जो क्रिया है वो किस प्रकार की क्रिया है, कैटाबोलिक क्रिया है, यानी कि अपचायी क्रिया है। फिर हम बात कर लेते हैं श्वसन अंग की। तो कौन कौन से अंग, कौन कौन से कीट जो हैं, कौन कौन से जीव जो हैं किस अंग से श्वसन करते हैं, तो ये सब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्तनधारी की बात करते हैं, यानी ऐसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, वो स्तनधारी हो गए। स्तनधारी जो होते हैं वो फेफड़े से, किससे श्वसन करते हैं, फेफड़ा। ठीक है, फेफड़े से ये श्वसन करते हैं, यानी कि लंग्स। ठीक है, लंग्स हो गया। फिर हम बात कर लेते हैं कीटों की। तो कीट जो है वो श्वास नली के माध्यम से श्वसन ग्रहण करती हैं, श्वास नली। यानी कि स्तनधारी जो है वो फेफड़ों से सांस लेते हैं। जो कीट होते हैं छोटे कीट, वो क्या करते हैं, उनमें कोई पर्टिकुलर अंग नहीं होता है, वो एक नली होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, यानी कि श्वास नली। श्वास नली को ट्रैकिया बोला जाता है और उसी के माध्यम से जो कीट हैं वो सांस लेते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं जलीय जीवों की। जलीय जीव यानी कि पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं वो जलीय जीव कहलाते हैं। वो जो है अपने क्लोम, क्लोम यानी कि गिल्स, क्लोम यानी क्या होता है, गिल्स, अपने गिल्स के माध्यम से, यानी कि गलफड़ों के माध्यम से, यहाँ पे जो है गलफड़े होते हैं, गिल्स होते हैं, उन्हीं के माध्यम से जलीय जीव क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। फिर बात करते हैं मेढक की। तो मेढक जो है 3 प्रकार से जो है श्वसन को करता है। अगर ये भूमि पर है, भूमि पर है, जैसे कि मान लिया ये अगर धरती पे है, भूमि पे, ठीक है, तो भूमि पे है अगर, तो ये किससे श्वसन ग्रहण करेगा, फेफड़े के माध्यम से। ठीक है, फेफड़े से। अगर जो मेढक है वो भूमिगत है, यानी कि भूमि के अंदर भूमिगत है, तो ये क्या होता है, निष्क्रिय अवस्था में होता है। तब ये जो श्वसन करता है वो त्वचा से करता है। ठीक है, त्वचा के माध्यम से ग्रहण करता है। फिर हम बात करते हैं जब मेढक बच्चा होता है, यानी कि टेडपोल, जब इसकी छोटी अवस्था होती है तो उस मेढक को टेडपोल कहते हैं। और टेडपोल क्या होता है, मछली के समान होता है, यानी उसमें पूंछ होती है। बचपन में देखा होगा कि मछली के सहारे जो हम लोग सोचते हैं मछली पकड़ रहे हैं, मछली, और जब वो बड़ा होता था तो पता चलता था कि उसकी पूंछ क्या हो गई, गिर गई, यानी वो मेढक बन जाता था। तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, टेडपोल कहते हैं। यानी कि मेढक के बच्चे को टेडपोल बोला जाता है। और जो टेडपोल होता है वो गिल्स से, यानी मछली के समान होता है ना, तो इसके पास गिल्स भी होते हैं, गिल्स से सांस लेता है।
ठीक है, किससे सांस लेता है? गिल्स से। तो आई होप सो ये समझ में आपको आ रहा होगा। स्तनधारी फेफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं। कीट जो है श्वास नली यानी ट्रेकिया के माध्यम से श्वसन क्रिया करते हैं। जो जलीय जीव होते हैं यानी जल में जो रहने वाले जीव होते हैं वो क्लोम यानी गिल्स, गलफड़े से सांस लेते हैं। और मेढक की हमने तीनों अवस्थाएं बताई। मेढक अगर भूमि के ऊपर है तो फेफड़ों के माध्यम से, और जब मिट्टी के अंदर रहता है यानी निष्क्रिय अवस्था में होगा तब त्वचा के माध्यम से, और जब ये टेडपोल यानी बच्चे की अवस्था में होगा तो गलफड़ों के माध्यम से श्वसन करता है। अब हम बात कर लेते हैं श्वासोच्छ्वास क्या होता है यानी ब्रीडिंग क्या होता है। श्वासोच्छ्वास तो हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि सांस को लेने और निकालने यानी लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास कहलाती है। तो सबसे पहले इसको हम दो भागों में बांटेंगे। सांस लेने को क्या कहते हैं और सांस छोड़ने को क्या कहते हैं? तो सांस लेने को निःश्वसन, निःश्वसन, और सांस छोड़ने को निःश्वसन। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, निःश्वसन और निःश्वसन। इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इनस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, तो निःश्वसन यानी सांस लेने की जो क्रिया हो गई निःश्वसन हो गई, सांस छोड़ने की जो क्रिया हो गई निःश्वसन हो गई, इनस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इनस्पायरेशन जो होता है यानी निःश्वसन जो होता है उसमें वायुमंडल में जितनी भी गैसें होती हैं, जितनी उपस्थित होती हैं हम उन्हीं को तो ग्रहण करते हैं। यानी कि जो N2 होता है यानी नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 78%। कितना? 78%। ठीक है, फिर जो ऑक्सीजन होता है वो कितना होता है? 21%। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 0.03% हम लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। ये क्या हो गया? ये ले रहे हैं क्योंकि वायुमंडल में इतनी उपस्थिति है तो इतना ही तो हम ग्रहण करेंगे। तो इतनी चीज़ें यानी केवल ऑक्सीजन हम ग्रहण नहीं करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में जो N2 है यानी नाइट्रोजन 78%, O2 यानी ऑक्सीजन 21%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% हम ग्रहण करते हैं। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? ये हो गई निःश्वसन यानी इनस्पायरेशन। अब हम बात कर लेते हैं निःश्वसन की। थोड़ा सा अंतर है, निःश्वसन और यहाँ पे दो बिंदु लग गए यानी निःश्वसन हो गया। निःश्वसन में होता है क्या है? जब हम सांस लेते हैं, सांस जो है फेफड़ों के माध्यम से धीरे धीरे करके सेल में पहुंचती है, और सेल में जब क्रेब्स चक्र चलता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। यानी लेने में हम इतनी सारी चीज़ों को यूज कर रहे हैं। अब हम छोड़ेंगे, जब सांस को लिया छोड़ा तो उसमें क्या किस मात्रा में निकल रहा है? यानी कि जब हमने नाइट्रोजन लिया 78 तो हम निकालेंगे कितना? 78 ही जो है छोड़ते भी हैं 78, क्योंकि इसका शरीर में यूज नहीं है इसलिए जो है उतना का उतना त्याग देते हैं। अब O2 यानी ऑक्सीजन में ग्रहण की थी 21% यानी 21, और निकालते कितनी है? 17%। ठीक है, कितनी? 17%। फिर हम बात कर लेते हैं कार्बन, हमने बिल्कुल ना की मात्रा में ली थी 0.03। अब हम इसका जो है जो उत्सर्जन है यानी कि निःश्वसन कितने परसेंट में करते हैं? तो कार्बन बन जाता है 4%। वैसे तो ये होता है 4.6% होता है, पर 4 आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन हमने कितनी ग्रहण की? 78%। निकाला कितना? 78%। ऑक्सीजन हमने कितनी ग्रहण की? 21%। निकाला कितना? 17%। कार्बन ग्रहण कितनी की थी? 0.03%, और उत्सर्जन कितना किया यानी निःश्वसन के दो माध्यम से निकाला कितना? 4%। 4.6% होता है। 4 पॉइंट भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। ये हो गया निःश्वसन, ये हो गया निःश्वसन, और इन दोनों को जब आपस में कनेक्ट कर देंगे तो पूरा क्या कहलाएगा? ब्रीडिंग कहलाएगा यानी श्वासोच्छ्वास कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं श्वसन मार्ग की। तो श्वसन मार्ग क्या होता है? तो देखिए
अब क्या होता है कि वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे हम क्या कहेंगे, श्वसन मार्ग पे कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, नासा छिद्र, नाक में 2 छिद्र होते हैं, क्या बोला जाएगा उनको, नासा छिद्र। ये हो गया नंबर 1। नासा छिद्र क्या होता है, इसी के माध्यम से हम सांस लेते हैं। और यहाँ पे एक हड्डी पाई जाती है जिसको बोलते हैं नासा कपाट, यानी कि इसमें क्या होता है, नासा कपाट में एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं म्यूकस। ठीक है, तो सेकंड जो पार्ट होता है क्या हो जाता है, सेकंड अंग नासा कपाट। नासा कपाट में जो चिपचिपा पदार्थ होता है म्यूकस, वो क्या करता है, वो धूल के साथ जो मिट्टी के कण जाते हैं, यानी कि अब दूषित कण जाते हैं, उनको चिपका लेता है। और शुद्ध वायु जो है क्या करती है, नासा मार्ग से होते हुए, नासा कपाट से होते हुए ग्रसनी में पहुंचती है। ठीक है, कहाँ पहुंचेगी, ग्रसनी में। अब हम ग्रसनी क्या हो गई, फायरिंग्स। ठीक है, ग्रसनी यानी कि फायरिंग्स। ग्रसनी के बाद में क्या होता है, स्वर तंत्र होता है। ग्रसनी से खाना भी जाएगा और ग्रसनी से सांस भी जाएगी। और उसके बाद में एक अंग होता है जिसको हम बोलते हैं स्वर तंत्र। स्वर तंत्र यानी कि लैरिक्स, फायरिंग्स, लैरिंग्स। ठीक है, फायरिंग्स हो गया ग्रसनी, लैरिंग्स हो गया स्वर तंत्र। अब आप कभी इसको पकड़िए यहाँ पे, तो आपकी आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि स्वर तंत्र यानी स्वर कहाँ से निकलता है, स्वर तंत्र से निकलता है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं उसके बाद में क्या होता है, जो लैरिक्स होता है, उसके बाद श्वास नली। श्वास नली यानी कि एयर पाइप। ठीक है, 4 जो आता है 5 वाला, वो क्या होता है, श्वास नली। श्वास नली को क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। और हमने बता रखा है कि कीट क्या करते हैं, श्वास नली के माध्यम से श्वसन करते हैं। हम लोग किसके माध्यम से श्वसन करते हैं, फेफड़े के माध्यम से। अभी सिर्फ ये रास्ता है, अभी इसमें हमने कोई श्वसन क्रिया नहीं की है। ठीक है, ये सिर्फ जो है क्या है, श्वसन जाने के लिए क्या है, मार्ग है। वायु को शरीर के अंदर भेजने का सिर्फ मार्ग है। एक्चुअली में श्वसन स्तनधारी में करता कौन है, फेफड़े करते हैं। ठीक है, अब ट्रैकिया में पहुंची। ट्रैकिया के बाद जो ये वाला पार्ट होता है, इसको कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। जब ये सिंगल है तो ट्रैकिया, 2 भागों में विभाजित हो गया तो ब्रोंकाई, क्योंकि यहाँ से एक नली आई, स्वर तंत्र के नीचे से क्या बोला गया, ट्रैकिया। और ट्रैकिया के जस्ट जब ऐसे कटा, 2 भागों में वो बट गया, तो क्या बोला गया उसको, ब्रोंकाई। ठीक है, अब ब्रोंकाई से जब छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, जैसे कि ये, इनको कहते हैं ब्रोंकियोलस। क्या बोला जाएगा, ब्रोंकियोलस। ठीक है, फिर ब्रोंकियोलस के बाद में वायु कहाँ पहुंचती है, वायु कोष्ठक में। वायु के कोष्ठक यानी एल्वेली। ठीक है, एल्वेली में क्या होता है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है, जो जैसे ही ब्लड आता है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन को लेकर के जाएगा सेल में, सेल यानी कोशिका में। और कोशिका में क्या होता है, कोशिका में एक अंग पाया जाता है माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया में क्या होता है, क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र चलने के बाद 38 एटीपी से क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ऑक्सीजन टूटकर किस में बदल जाती है, एक तो ग्लूकोज का निर्माण करने में कुछ ऑक्सीजन का क्या हो गया, खर्च हुई, और जितनी बचती है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड पुनः उसी रास्ते से ले करके कहाँ छोड़ेगा, एलुवेली में छोड़ देता है। और यहाँ से फिर ये क्या करता है, फिर निःशोषण करता है और जो कार्बन की मात्रा थी इसको बाहर निकाल देता है। तो अब हम बाई डायग्राम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले नासा छिद्र, नासा छिद्र, नासा कपाट, फिर यहाँ पे ग्रसनी, फिर स्वर तंत्र, उसके बाद में श्वास नली यानी कि ट्रैकिया। और ट्रैकिया जब 2 भागों में बटी तो उसको ब्रोंकाई बोला गया। ब्रोंकाई जब छोटे छोटे नसों में बदलती है तो उसको ब्रोंकियोलस बोला जाता है। ब्रोंकियोलस के हर एक सिरे पे क्या, एलुवेली यानी वायु कोष्ठक जुड़ा होता है। वायु कोष्ठक में ही जो है ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। वायु कोष्ठक में एचबी यानी हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और ब्लड में मिला करके सेल में भेजता है। शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं सब में ब्लड को भेजेगा। हर एक कोशिका में क्रेब्स चक्र चलेगा। क्रेब्स चक्र के बाद में ग्लूकोज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, ग्लूकोज का निर्माण होगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, उत्सर्जित होगी। उस उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से ब्लड क्या करेगा,
ला करके एलुवेली में छोड़ेगा, यानी वायु कोष्ठक में छोड़ेगा। वायु कोष्ठक क्या करेगा, इनको पुनः कहाँ पे भेज देगा, वायु कोष्ठक ब्रोंकियोलिस में भेजेगा, ब्रोंकियोलिस ब्रोंकाई में भेजेगा, ब्रोंकाई ट्रैकिया में भेजेगा, और ट्रैकिया क्या करेगा, स्वरतंत्र ग्रसनी नासा कपाट यानी नासा छिद्र के माध्यम से शरीर से बाहर करेगा। तो ये इतने अंग हैं जो कि श्वसन क्रिया में काम करते हैं, यानी श्वसन मार्ग के रूप में यूज किए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं विद डायग्राम ये कैसे कार्य करता है। ठीक है, सबसे पहले नासा छिद्र और नासा कपाट तक छोड़ देते हैं। नासा छिद्र से सांस ली, नासा कपाट से वायु के कणों को दूर किया गया, चिपका लिया, और वहां से शुद्ध वायु क्या होती है, निकल जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, ग्रसनी की। तो ये वाला जो पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, ग्रसनी, और ये लैरिक्स है यानी कि स्वरतंत्र। ये क्या हो गया, फायरिक्स, लैरिंग्स, फायरिंग, ये क्या हो गया, फायरिंग्स है। ठीक है, ये वाला पार्ट यानी कि ग्रसनी है। फिर यहाँ पे क्या है, स्वरतंत्र है। जब कभी आप यहाँ पे पकड़ेंगे तो आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि स्वरतंत्र काम ही नहीं करेगा। ठीक है, स्वरतंत्र को क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स के बाद में जब ये वाली नली आती है, ये वाली, ठीक है, ये क्या है, ये है हो गई ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, एक सिंगल, यानी कि, और ये क्या होता है, जैसे छल्ले नहीं होते हैं, नेट से होता है, बंधा हुआ होता है। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट बाय चांस हवा नहीं है, मतलब ऑक्सीजन नहीं ग्रहण की, तो ये क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा आपस में। ठीक है, तो चिपके ना, इसलिए ये क्या होते हैं, छल्लों के माध्यम से ये बंधे हुए होते हैं, ताकि ये इनकी दीवारें आपस में चिपके नहीं। अब ये सिंगल है तो क्या बोला जाएगा, ट्रैकिया। और ये जब जैसे ही डबल हुआ यहाँ से यहाँ तक, इनको किस में बदल जाएगा, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से जब छोटी छोटी नसें निकलती हैं, इनको कहते हैं ब्रोंक्यूलस, यानी कि वायु कहाँ आएगी, पहले ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूलस, ब्रोंक्यूलस में पहुंचा, और ब्रोंक्यूलस के हर एक सिरे पे वायु कोष्ठक यानी एल्वेली लगी हुई है। यहाँ पे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन यहाँ पे उपस्थित रहता है, कहाँ पे, वायु कोष्ठक में। और जैसे ही ये ऑक्सीजन आया, ये क्या करेगा, O2 को ग्रहण करेगा और कहाँ पहुँचाएगा, चलिए यहाँ देख लेते हैं हम। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आया, ये Hb यहाँ पे यानी हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है, ये क्या करेगा, यहाँ से O2 को उठाएगा और कहाँ ले जाएगा, शरीर की हर एक कोशिका में यानी सेल में पहुंचाएगा। ठीक है, सेल में पहुंचाने के बाद जब वहाँ पे क्रेब्स चक्र चलेगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा। उसके बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उसको कहाँ पे लाके पुनः कहाँ पे छोड़ेगा, CO2 को छोड़ेगा आकर के किसमें, वायु कोष्ठक यानी एल्वेली में फिर से छोड़ेगा पुनः। अब एक चीज और इसमें होता है कि ये जो हीमोग्लोबिन है, इसको ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड पसंद है, यानी कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये क्या करता है, पता चला आप कभी कभी धुएं में हो तो बहुत तेजी से ये क्या करेगा, जैसे सांस के माध्यम से क्या गया, वायु के साथ धुआं भी गया। धुएं में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे पहुंचा एलुवेली में, तुरंत ये क्या करेगा, Hb ऑक्सीजन को छोड़ के CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके सेल में पहुंच जाएगा, यानी पूरी कोशिकाओं में क्या पहुंच जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंच जाएगा। तो इससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्रिया आपको समझ में आ गई। तो अब हम बात कर लेते हैं एपिग्लोटिक्स की। दूसरी चीज, जब श्वसन क्रिया होती है, ये फेफड़े तो हैं, फेफड़े में हम कहते हैं कि श्वसन क्रिया में मेन जो अंग होता है वो होता है फेफड़ा। ठीक है, लेकिन फेफड़े के साथ में जो नीचे होता है हमारा डायफ्राम, डायफ्राम हमारा क्या होता है, मांस का बना हुआ एक ऐसी प्लेट होती है, यहाँ पे होती है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये 55% योगदान देता है सांस को ग्रहण करने और निकालने में। अब कहते हैं वो कैसे, जैसे ही जब ये जो डायफ्राम है, जब डायफ्राम ऊपर उठता है यानी ऊपर की ओर खिसका इधर, तो हम सांस को क्या करेंगे, त्यागेंगे। और जब ये फिर सामान्य हो जाएगा ऐसे बराबर बराबर,
तो क्या हो जाएगा, सांस हम ग्रहण करेंगे, यानी कि ये सांस को पंप करने का जो काम होता है ये मेन डायफ्राम का होता है, यानी 55% श्वसन की क्रिया में किसका योगदान होता है, डायफ्राम का योगदान रहता है। ठीक है, तो ये क्रिया कैसे होती है, जैसे कि सांस हमको लेना है तो ये जो डायफ्राम होगा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और सांस ग्रहण कर ली। अब सांस को बाहर निकालना है तो ये डायफ्राम होगा थोड़ा सा ऊपर, यानी ये ऊपर जाता है नीचे, ऊपर नीचे करता रहता है। उसी प्रकार से हम सांस को ग्रहण करते हैं निकालते हैं, ग्रहण करते हैं निकालते रहते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को श्वसन करने में क्या सहायता करता है, क्योंकि उसका जो डायफ्राम होता है वो दबा हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि उसके पेट में क्या होता है, नवजात शिशु पल रहा होता है, यानी कि शिशु होता है, बच्चा होता है। ठीक है, अब उसमें उस कंडीशन में वो प्रेग्नेंट लेडी किस शरीर के किस अंग से भाग लेगी, तो ये जो हमारी पसलियां होती हैं, ठीक है, पसलियों के अंदर फेफड़ा और कोमल अंग जैसे कि हृदय है, ये क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो इन पसलियों के माध्यम से ये भी क्या होंगी, फैलेंगी सिकुड़ेंगी, फैलेंगी और सिकुड़ेंगी। तो प्रेग्नेंट लेडी डायफ्राम तो बिल्कुल मान लीजिए 1-2% काम करता है, बाकी वो किससे श्वसन करेंगी, पसलियों के माध्यम से। अगर बाय चांस वो पसलियां टूट जाती हैं तो उस महिला की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि डायफ्राम तो पहले से काम नहीं कर रहा है और पसलियां टूट गई तो क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इतना समझ में आया। अब हम देख लेते हैं एपिग्लेटिक्स। एपिग्लेटिक्स क्या होता है, एक ढक्कन का काम करता है। अब हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं आपको। ये हमारी आई ग्रासनली, क्या है, ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी जो होती है, ग्रसनी यहाँ आके 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, ऐसे ग्रसनी क्या हो गई, 2 भागों में डिवाइड होगी। अब हम देखेंगे कि एपिग्लेटिक्स होता क्या है। तो यहाँ पे एक क्या होती है, एक ढक्कन नुमा, यानी कह सकते हैं ढक्कन का ही काम करती है, ये ट्रैफिक पुलिस का काम करती है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने भोजन को ग्रहण किया तो ये हो गई हमारी फूड पाइप, फूड पाइप। ठीक है, क्या हो गई, फूड पाइप। और ये हो गई हमारी एयर पाइप। ठीक है, ये हो गई एयर पाइप, ये हो गई हमारी फूड पाइप। अब क्या होता है, जैसे कि जब हमने, क्योंकि ऊपर का रास्ता तो सेम ही है। अब ये देखिए ट्रैफिक पुलिस का काम कैसे करता है। ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, इधर का रास्ता खुला हुआ है तो नहीं अब इधर जाना है, नहीं आप इधर जाइए, ये क्रिया होती है ना। तो उसी प्रकार जो हमारा एपिग्लेटिक्स होता है, ये ढक्कन नुमा संरचना होती है, यानी ट्रैफिक पुलिस की तरह ये कार्य करता है। जैसे कि हमने भोजन खाया, क्योंकि नाक से भी हम सांस ले रहे हैं, मुंह से भी सांस ले रहे हैं, भोजन मुंह से करेंगे और पहुंचेगा कहाँ पे, ग्रसनी से। ठीक है, ग्रसनी यानी फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो है हमारा 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक एयर पाइप और दूसरी फूड पाइप। जैसे ही भोजन गया तो ये क्या करेगा, जब भोजन जाएगा तो ये क्या करेगा, जो एयर वाली रास्ता है यानी एयर पाइप की रास्ता को लॉक कर देगा, यानी ब्लॉक कर देगा। तो भोजन यहाँ से आके सीधे फूड पाइप में चला जाएगा, यानी धीरे धीरे करके आमाशय में पहुँच जाएगा। लेकिन जब हमको एयर यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करना है, श्वसन करना है, तो श्वसन आएगा तो ये जो एपिग्लेटिक्स है ये यहाँ इसको ब्लॉक कर देगी, यानी ये जो फूड पाइप है इसको ब्लॉक करेगी और श्वसन सीधे कहाँ पहुँचेगा, सांस फेफड़े में पहुँच जाएगा, यानी कि ट्रेकिया में पहुँच जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। स्वर तंत्र से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, एयर पाइप में पहुँच जाएगा, ये समझ में आया। अब बाई चांस सोचते हैं, कभी कभी हम लोगों को हिचकी आती है, क्यों आती है, कभी कभी देखा होगा खाना खा रहे होते हैं, अचानक से सारा खाना बाहर हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि जब हम भोजन कर रहे होते हैं या हमारा माइंड कहीं दूसरी जगह पे व्यस्त होता है, तो जब हम भोजन कर रहे हैं और दिमाग हमारा कहीं और है, माइंड कहीं और लगा हुआ है, तो भोजन क्या होता है, अब यहाँ तक तो आया भोजन, ठीक है, यहाँ तक तो भोजन पहुँच आया, अब
अब ये इसको जो एपिग्लिटिक्स है इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो आ रहा है इसको किस में भेजना है, क्योंकि कंट्रोलर का काम कौन करता है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, मस्तिष्क करता है। तो अब मस्तिष्क तो कहीं और बिजी है, तो इसको जब समझ में नहीं आता, पता चला भोजन आ रहा है और इसने भोजन वाली नली को ही क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो भोजन कहाँ जाएगा, एयर पाइप में, वायु वाली नली में चला जाएगा, है ना, सांस नली में चला जाएगा। और जैसे ही सांस नली में जाएगा ये फेफड़ा देखेगा भाई, फेफड़ा क्या करेगा, फेफड़े को लगेगा ये क्या रहा है, ये गलत रास्ते पे आ रहा है। तो फेफड़ा क्या करता है, तुरंत दबाव बनाता है, प्रेशर बनाता है और उस भोजन को ऊपर ढकेल देता है। तो देखा होगा कभी कभी जब ज़्यादा तेज से वो प्रेशर करता है तो नाक से भी निकल आता है, मुंह से निकल आता है ना। और जब तक उस भोजन का एक भी कण एयर पाइप की ओर जा रहा होगा उतनी बार ये प्रेशर मारेगा। तो हमको लगता है कि हिचकी आ रही है। आई होप सो ये समझ में अब क्लियर आ गया होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक जो है चक्र के माध्यम से कि श्वसन कैसे होता है। दूसरी चीज हम बताते हैं कि बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जब ये देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज, नासा छिद्र से जो है ये जो वायु कोष्ठक है एलुवेली, यानी कि नासा छिद्र से एलुवेली तक सांस की पहुंचने की जो क्रिया है, ऑक्सीजन के पहुंचने की जो क्रिया होगी वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है बाह्य श्वसन। और जो बाह्य श्वसन होता है वो किसके माध्यम से होता है, फेफड़े के माध्यम से। ठीक है, ये फेफड़े के माध्यम से, यानी ये किस में संपन्न होता है, फेफड़े में संपन्न होता है। दूसरा जो आंतरिक श्वसन होता है, अब देखिए एलुवेली से लेकर के सेल में माइटोकांड्रिया तक जब ऑक्सीजन पहुंचता है वहां पे जो क्रिया होती है क्रेब्स चक्र, वो क्या कहलाती है, वो भी एक प्रकार का श्वसन है, क्योंकि ऑक्सीजन को तोड़ के ग्लूकोज बनेगा कहाँ पे, माइटोकांड्रिया में, कोशिका की माइटोकांड्रिया में। तो वो कैसा श्वसन होगा, वो होगा आंतरिक श्वसन। और आंतरिक जो श्वसन है वो कहाँ पे कंप्लीट होता है, माइटोकांड्रिया में। ठीक है, माइटोकांड्रिया में, यानी बाह्य श्वसन फेफड़े द्वारा और आंतरिक श्वसन माइटोकांड्रिया के द्वारा होता है। अब हम देख लेते हैं ये जो आंतरिक श्वसन होता है, क्योंकि बाह्य श्वसन को तो हमने यहाँ बता रखा है, बाह्य और आंतरिक दोनों बता रखे हैं कि नासा छिद्र, नासा कपाट, उसके बाद में फायरिंग्स, फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद जो सिंगल नली होगी ट्रैकिया, दो भागों में विभाजित हुई तो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई जब छोटी छोटी नसों में विभाजित होती है तो ब्रोंकियोलस, और ब्रोंकियोलस, हर एक ब्रोंकियोलस के सिरे पे क्या होता है, वायु कोष्ठक यानी एलुवेली। यहाँ तक हो गया बाह्य श्वसन जो कि फेफड़े में कंप्लीट हो रहा है। अब जो एलुवेली से HB यानी हीमोग्लोबिन क्या करेगा, O2 को उठा करके कहाँ ले जाएगा, सेल में ले जाएगा, शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं सब में जाएगा। ठीक है, जब ये क्रिया होगी अब वहाँ पे सेल में एक अंग होता है माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया में जब क्या होगा, क्रेब्स चक्र चलेगा और ग्लूकोज प्लस CO2 का निर्माण होगा। फिर HB क्या करेगा, CO2 को उठा के, यानी कहाँ पे कंप्लीट हुआ, HB माइटोकांड्रिया में। तो आंतरिक श्वसन कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, माइटोकांड्रिया में। उसके बाद अब इसी चक्र को, आंतरिक श्वसन को हम बाह्य चक्र के माध्यम से देख लेते हैं। तो सबसे पहले एलुवेली यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसको हमने अलग बताने का प्रयास किया है, ये वाला पार्ट जो है हम बता रहे हैं, ये वाले चक्र को यहाँ पे दर्शाया हमने। एलुवेली में O2 आया और HB ने क्या किया, यानी हीमोग्लोबिन ने क्या किया, उसको कहाँ पहुँचा दिया, सेल में। और सेल में एक अंग होता है जिसको कहते हैं माइटोकांड्रिया। तो ऑक्सीजन कहाँ पहुंची, माइटोकांड्रिया में। माइटोकांड्रिया में एक क्रिया होती है जिसको कहते हैं क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र जब होगा तो वो क्या करेगा, 38 ATP से एक ग्लूकोज का निर्माण करेगा, एक ग्लूकोज का निर्माण करेगा, प्लस में जो CO2 है इसको मुक्त करेगा, यानी उत्सर्जित करेगा। तो जब ये उत्सर्जित वाली CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, HB हीमोग्लोबिन फिर से क्या करेगा, इसको उठाएगा और ये कहाँ पे लेके आएगा, सीधे जो है एलुवेली में ला करके छोड़ देगा। एलुवेली में जब छोड़ा तुरंत, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया कंप्लीट हो गई, वो आंतरिक श्वसन की क्रिया कंप्लीट हो गई। अब एलुवेली में जब उसने छोड़ा
तो एलुवेली क्या करेगा, ब्रोंकियोलस को देगा। ब्रोंकियोलस कहाँ पे आएगा, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से जो है लैरिंग्स, फेरिंग्स, फिर नासा का पार्ट और नासा छिद्र के माध्यम से CO2 क्या हो गई, शरीर से बाहर हो गई। दूसरी एक चीज आई थिंक हम भूल गए आपको बताने के लिए, जो हमारी ये फेफड़ा होता है, फेफड़े के बाहर की जो झिल्ली होती है वो किस, फेफड़ा हमारा किस झिल्ली से ढका होता है, या फेफड़े के बाहर की झिल्ली को हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। फेफड़े के बाहर की झिल्ली प्लूरा मेम्ब्रेन, ठीक है, याद रखना। तो इतना हो गया। तो बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन आपकी समझ में आया, ठीक है। बाह्य श्वसन फेफड़े द्वारा, आंतरिक श्वसन माइटोकांड्रिया में क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं ट्राइडल वॉल्यूम। ट्राइडल वॉल्यूम का मतलब क्या है, एक बार में जितनी सांस हम ग्रहण कर सकते हैं, यानी मतलब हम एक बार में कितनी सांस ग्रहण कर सकते हैं। तो जो कोल्ड ड्रिंक की आधा लीटर की जो बोतल होती है, यानी 500 ml की जो बोतल होती है, उसमें जितनी वायु होगी उतनी वायु को हम एक सांस में ग्रहण कर सकते हैं। तो कितनी, समथिंग 500 ml, यानी आधा लीटर की बोतल में जितनी वायु को भर सकते हैं उतनी वायु हम एक बार में ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, ये समझ में आया। फिर क्या, टोटल लंग्स कैपेसिटी, यानी हमारे फेफड़े की क्षमता कितनी है, वो अधिक से अधिक कितनी वायु को ग्रहण कर सकता है, कितनी ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकता है। तो एक बार में अधिक जो सांस की मात्रा है वो 600 ml, यानी कि जो हम ग्रहण करते हैं वो 500 ml होगी, यानी जो नॉर्मली सांस हमारी चल रही है, ठीक है, ये वाली। और 600 ml का मतलब हो गया खींच के सांस लेनी है आपको। तो मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान इस तरह सांस नहीं लेता है। तो ये क्या हो गई, ये हमारे लंग्स की कैपेसिटी है, पर हम लेते कितनी है, 500 ml लेते हैं, यानी कि टाइडल वॉल्यूम की उतनी सांस जो है वो हम ग्रहण करते हैं, पर टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी है, वो 600 ml है। कितनी, 600 ml है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो सिलेंडर होते हैं, क्योंकि जब हम कभी बहुत ऊंचाई पे या बहुत समुद्र में, पानी में जाते हैं तो क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। उसके लिए क्या होता है, हम ऑक्सीजन सिलेंडर को साथ में लेके जाते हैं, मुंह पे मास्क लगा के, ठीक है, ऑक्सीजन मास्क लगा के। तो अगर आप पर्वत पे हैं, यानी पर्वत पे हैं, गए हैं आप माउंट एवरेस्ट पे, ठीक है, तो आपके सिलेंडर में कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन के साथ N2 यानी नाइट्रोजन गैस सिलेंडर में होगी। दोनों गैस है, क्यों, दोनों क्यों होती हैं, ऑक्सीजन ग्रहण तो हमको ऑक्सीजन करना होता है, अभी हमने पहले बताया, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होती है, एक भारी गैस है, और अगर हमारा फेफड़ा केवल ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो हमारे जो फेफड़े हैं उनको चोट लग सकती है, फेफड़े खराब हो सकते हैं। इसलिए हल्की वायु यानी नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं समुद्र की। अगर आप समुद्र में गोताखोर हैं, तो समुद्र में जा रहे हैं, तब आप कौन सी जो है कौन सी ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस को सिलेंडर में भरते हैं, तो वो कौन सी होगी, वो भी ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन ही होगी। क्यों, 300 फीट के ऊपर हैं अगर आप, तो आप नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन रहेगी, ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन रहेगी। लेकिन जैसे ही आप गहरे समुद्र में यानी 300 फीट के नीचे जाते हैं, नीचे जाएंगे, कितने, 300 फीट के नीचे जाएंगे, तब आपको ऑक्सीजन के साथ हीलियम की आवश्यकता पड़ती है। तो आप याद रख सकते हैं कि अगर पर्वत पे हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, समुद्र की कम गहराई में है तो नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन। अगर आप 300 फीट के नीचे जा रहे हैं तो O2 प्लस हीलियम यानी ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का सिलेंडर जाता है, यानी मिक्स करके जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आईसीयू की। तो आईसीयू में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गंभीर पेशेंट को रखा जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक तो ऑक्सीजन मास्क लगा दिया जाता है, तो उसमें क्या होगी, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन ही होगी। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ मास्क ऑक्सीजन दी जा रही है और वो ग्रहण कर सकता है। पर बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में जब मनुष्य, वो मरीज़ जो है, पेशेंट जो है, ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाता है, तब ऑक्सीजन प्लस हीलियम का सिलेंडर उसको दिया जाता है, क्योंकि हीलियम क्या करती है, प्रेशर बनाती है,
ऑक्सीजन को धकेल के मनुष्य के जो है नासा छिद्र यानी फेफड़े तक पहुंचा देती है। इसलिए तो आई होप सो गाइस आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें कि आज की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यानी एग्जाम शिक्षा के साथ। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड सी यू सून।